नमस्ते सभी को। मैं समुनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद समुनाथ में। तो आज हम जो इकोनॉमिक्स का एक नया वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर फॉर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सो ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी मतलब कैसे करके दोनों जो लिंक है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले में हम लोग मतलब एक तो कॉमन एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सो कॉमन ये एग्जांपल है कि मतलब हम अगर अपने रोड स्लों को देखेंगे, जो इंडियन रोड स्लों को देखेंगे, तो हम क्या देखते हैं, मतलब हम जो हर एक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कार्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, आपके फूड प्रोडक्ट्स, क्लॉथेस, हर एक चीज़ की जो मतलब वेराइटीज ऑफ चीज़ हम लोग देखते हैं। सो ये सब जो वेराइटीज ऑफ चीज़ है, कोई कोई सा अमेरिका से आएगा, कोई कोई सा यूरोपियन कंट्री से, जर्मनी, फ्रांस, आपके कोई कोई सा कोरिया से, जापान से, चाइना चाइना से तो बहुत ही ज़्यादा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब हम आज देखते हैं, लेकिन हम अगर 2 दशकों पहले, 2 डिकेड्स बैक भी अगर हम किएंगे, मतलब आपका 1900s के टाइम में, या फिर जो आपका 1990s 1980s के टाइम में, तब भी हम लोग इतना सारा चीज़ नहीं देखते थे। तब भी इतना सारा फ्रूट जूसेस नहीं था, तब भी इतना सारा क्लॉथ का ब्रांड्स नहीं था, तब भी मतलब ज़्यादा सारा एम्बेसडर या फिर फिएट जो है, ये सब गाड़ी जो है इंडियन रोड्स में चलती थी। तो ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये सब कैसे हुआ, इसका मतलब रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ग्लोबलाइजेशन। सो हम लोग जो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर इंडियन मार्केट में इंडिया के जो लेबरर्स हैं, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंडिया के जो लेबरर्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किन लोगों के इससे प्रॉफिट हो रहा है, किन लोगों के इससे लॉस हो रहा है, इसके बारे में जो है आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो हम अगर पहले के ज़माने की बात करेंगे, तो पहले जो क्या होता था, ज़्यादातर जो मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लोगों को जो एक्सपोर्ट किया जाता था, जैसे कि आपका जो फूड मटेरियल्स हो गया, या फिर आपका कोल या फिर कॉटन, ये सब जो है ज़्यादातर मतलब एक्सपोर्ट किया जाता था। और जैसे कि आप लोग जानते थे, उस टाइम जो कॉलोनियल और इंपेरियलिज्म का टाइम था, मतलब जो इंपेरियलिस्ट कंट्रीज लोग होते थे, उन लोग अपने कॉलोनियल कंट्रीज लोगों से क्या करते थे, चीज़ों को लेते थे, मतलब रॉ मटेरियल्स को लेते थे, अपने देश में उसे फिनिश्ड गुड्स में मतलब प्रोडक्ट करने के बाद उसे पूरे वर्ल्ड में जो बेचते थे। इंडिया के एग्जांपल में भी ऐसे हुआ था, आपके जो महाराष्ट्र, गुजरात एरिया से कॉटन को लेके जाते थे, उसे से टेक्सटाइल बना के फिर उसके बाद उसे जो है मतलब पूरे वर्ल्ड में बेचते थे। तो ऐसे करके क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ, ये तो मतलब ट्रेड जो एक तो मेन चैनल हो गया आपके ये हर एक कंट्रीज़ के बीच में। तो उसके बाद क्या हुआ, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से जो अपने सीन में आया, एमएनसीज। तो इससे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होते क्या है, ये लोग जो बहुत सारे कंट्रीज़ में अपना बिजनेस तो सेटअप करेंगे, उसके साथ बहुत सारे कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्शन भी करेंगे। मतलब एक कंट्री का, फॉर एग्जांपल अमेरिका का या फिर जो जापान का ज़्यादातर जो एमएनसीज होते हैं, तो उन लोग जो अपने कंट्री में भी प्रोडक्शन करेंगे, उसके साथ पूरे वर्ल्ड में भी जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्शन फैलाएंगे। तो इसका रीज़न क्या होता है कि मतलब इसका कई सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि आपका लेबर कॉस्ट हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि अमेरिका में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कि लेबर का शॉर्टेज होगा, और जो भी लेबर लोग आएंगे उन लोगों को ज़्यादा वेजेस देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है अगर हम इंडिया में प्रोडक्शन खोलेंगे। इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे लेबरर्स उनको मिल जाएंगे, तो उनको जो उन लोग सस्ते में भी अपना काम निकलवा सकते हैं। ये एक तो रीज़न हो गया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कौन सा गवर्नमेंट जो मतलब थोड़ा मतलब एक तो नरम टाइप का, मतलब जो आपका इन्वेस्टर्स के ऊपर, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर एक तो सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा, वैसे टाइप के एक तो गवर्नमेंट होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि मतलब बहुत सारे जो ट्रेड के बंधकों भी होते हैं, मतलब बहुत सारे सैंक्शंस होते हैं, जैसे कि तुम ये कंट्री से ये नहीं खरीद सकते, वो कंट्री से वो नहीं खरीद सकते। तो ये जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ये मामला को सुलझाने के लिए क्या करते हैं, लोग अलग अलग कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन सेटअप करते हैं, ताकि मतलब फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का एक आदमी इंडिया में फैक्ट्री सेटअप किया, तो वो क्या कर रहा है, अमेरिका से तो उसे कंट्रोल कर ही रहा है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट ऑफ इंडिया हो जाएगा, क्योंकि वो जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है। इससे से क्या हो रहा है कि जो ट्रेड इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसके अंदर जो सैंक्शन लग रहा है, ये सब का जो झंझट नहीं रहेगा। ऐसा कई सारे रीज़न होते हैं जिससे कि जो एमएनसीज मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ में अपना जो प्रोडक्शन खोलते हैं। यहाँ पे एक टुक एग्जांपल दिया गया है आपके चाइना का, मतलब एक टुक अमेरिका का एक टुक जो है ये आपका एमएनसी है, जो कि मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो मशीन, इंडस्ट्रियल मशीनरी, जैसे कि एसी या फिर फ्रिज या फिर ऐसे कुछ कुछ वगैरह वगैरह वो जो है प्रोड्यूस करते हैं। उनसे उसके कई सारे मतलब अलग अलग जगह में उसके प्रोडक्शन चलते हैं, जैसे कि आपका जो नए नए जो इनोवेशंस होते हैं, वो सब कहाँ पे किया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स के लेबोरेटरीज में किया जाता है। और आपका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, चाइना में, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं चाइना में जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे जो है मतलब चीप लेबरर्स मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो आपके मिडिल मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप, ये सब जगह में उसके बहुत सारे मार्केट्स हैं, मतलब वहाँ पे जो इसके चीज़ बेचेंगे, जैसे क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो है वो असेंबल करके उससे से पूरे वर्ल्ड के लोगों को वो बेच पाएगा। और इन द मीन टाइम क्या होगा कि इंडिया के लोग, इंडिया की जो इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है, जिन लोग स्किल्ड इंग्लिश बोल पाते हैं, उन लोग कस्टमर केयर सर्विसेज देंगे। मतलब कोई सा अगर प्रोडक्ट में कोई सा खराबी हो गया तो उसके लिए उन लोग कॉल कर सकते हैं। ऐसे करके जो सर्विसेज इंडिया के लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इससे आप सोच ही पा रहे हैं, मतलब जोन सा कंट्री जिस चीज़ में अच्छा है, उस कंट्री में मतलब वो वाला प्रोडक्शन को ही किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इवन मतलब ऐसे करने से जो आपका
अलग अलग कंट्रीज में जो सा कंट्री जिस चीज़ में अच्छा है वहाँ पे अगर ऐसे करके हम लोग प्रोडक्शन को सेटअप करेंगे तो इससे से 50 से 60% आपका कॉस्ट जो है सेव हो सकता है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट का जो कि ये सब इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बना रहा है, जो इंडस्ट्रियल मशीनरीज बना रहा है, उसका 50 to 60% जो आपका कॉस्ट जो है सेव हो सकता है। इससे से आप सोच ही सकते हैं कि जो MNC सेटअप करना मतलब अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्शन करना कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, मतलब इसमें हम देख रहे हैं कि वो चीज़ों को बेच तो रहा है पूरे ग्लोब में, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो चीज़ों को बेच रहा है, लेकिन उसके साथ वो प्रोडक्शन भी कर रहा है पूरे वर्ल्ड के लोगों के, पूरे वर्ल्ड के मतलब हर एक लोगों को मिला के। इससे से क्या हो रहा है कि मतलब जैसे कि हम लोग देखें बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी हो रहा है। तो इससे से क्या हो रहा है कि 50 से 60% सेविंग्स ये भी हमने देखा। तो अभी हम बात करते हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ये इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज से क्या क्या फ़ायदा होता है। एक तो वो MNC को फ़ायदा हुआ है, उसके साथ जो कंट्री में वो प्रोडक्शन कर रहा है, जो लेबरर्स उसके अंदर काम कर रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा हो रहा है उसको भी उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं थोड़ा। सो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इसमें क्या हो रहा है कि MNC के बारे में हम लोग अगर देखेंगे तो MNC क्या क्या चीज़ों को क्या क्या क्राइटेरिया को देखने के बाद एक कंट्री में अपना प्रोडक्शन सेटअप करते हैं, क्योंकि वो लोग रैंडमली कोई ऐसा काम नहीं करते। वो लोग जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने के बाद ही अपना काम को सेटअप करते हैं। सो पहला जो चीज़ है वो है मतलब स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लोअर कॉस्ट। मतलब जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबरर्स होंगे वो लोग लो कॉस्ट में मिलेंगे, वैसे टाइप की चीज़ों को देखेंगे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को देखेंगे जिससे से कि उनका इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो पाए, मतलब गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर एग्रेसिव ना हो, गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स ना लागू करवा दे, ऐसे टाइप की चीज़ों को देखेंगे। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल्स, क्योंकि जो आपका फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील हो गया, आयरन एंड स्टील के लिए बहुत ही ज़्यादा रॉ मटेरियल्स चाहिए, मतलब बहुत ही भारी मात्रा में रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी एक तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा रहता है। तो उसके जगह अगर हम लोग मतलब जो आयरन और कोल जो मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स है उनके पास अगर इंडस्ट्री को सेटअप किए, जिससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ये सब क्राइटेरिया MNCs लोग देखते हैं। फिर उसके बाद उन लोग रिकैलकुलेशन करके जिस जगह को उन लोग चूज़ करते हैं और वहाँ पे अगर उन लोग फैक्ट्री या फिर अपना ऑफिस या फिर जो भी कुछ अगर सेटअप किए तो उसे कहा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि एक कंट्री का आदमी जो है, एक कंट्री का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और आप लोग जानते हैं कि आपके बहुत सारे मतलब इंडिया के स्टेट्स में जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव्स जो स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसमें कि मतलब इवन जो सर्वे भी किया गया था जिसमें कि पता चला था कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है अपने सिक्योर कर पाया। फिर उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद जो आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश, ऐसे करके कई सारे कंट्रीज आए हैं। तो इससे से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का भी एक तो इंटरेस्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, जिससे से क्या हो रहा है कि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उनके स्टेट के अंदर जो फैक्ट्री सेटअप होगा उससे से प्रोडक्शन होगा, उससे से जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा दूर हो पाएगा वो, क्योंकि वहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ऐसा करके जो है गवर्नमेंट का भी एक तो इंटरेस्ट रहता है। तो ऐसा करके जो है मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब MNCs और गवर्नमेंट्स के अंदर एक तो कोलैबोरेशन होता है, जिससे कि एक तो सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है, इसके से उसे भी फायदा होगा और उससे से इसे भी फायदा होगा, ऐसे करके एक तो रिलेशन क्रिएट होता है। सो MNCs का और भी मतलब कई सारे जो है आपका स्ट्रेटेजी जैसा जिससे कि वो लोग अपना बिजनेस को सेटअप कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक हो क्या कोलैबोरेशन, मतलब जो लोकल कंपनीज होंगे उनके साथ वो कोलैबोरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका मारुति सुजुकी को देख लीजिए, मारुति जो है मतलब एक तो इंडियन कंपनी है और सुजुकी जो है एक तो जापानीज कंपनी है। सो इन दोनों जो है इंडिया के अंदर इन लोग कोलैबोरेट किए और इन लोग जो अपना प्रोडक्शन को सेटअप किए, तो मारुति सुजुकी नाम का एक जो गाड़ी इंडिया के रोड में उतरा है, ऐसे करके कोलैबोरेशन करते हैं। फिर दूसरा एक स्ट्रेटेजी क्या होगा कि जो छोटे मोटे जो कंपनीज होते हैं उन लोगों को उन लोग खरीद लेंगे, मतलब छोटे मोटे बोलने से जो लोकल कंपनीज होंगे उनको वो जो खरीद लेंगे, कोलैबोरेट नहीं करेंगे। इसका एक तो एग्जाम्पल हो गया आपका जो कारगिल फूड्स। तो कारगिल फूड्स जो एक अमेरिकन MNC है जो कि परग फूड्स नाम के इंडियन कंपनी को पूरा खरीद लिया है, जिससे क्या हो रहा है कि जो कारगिल फूड्स जो है पूरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स है। फॉर एग्जांपल आपका ऑयल हो गया, आपके वेजिटेबल जो आपके प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स, इनका सबसे लार्जेस्ट जो आपका सप्लायर है वो परग फूड्स हो गया। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जैसे आपका गारमेंट्स, फुटवेयर, जो छोटे मोटे जो चीज़ होते हैं जिनको कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी आपको लोग मतलब प्रोडक्शन किया जा सकता है। उसमें क्या हो रहा है कि जो MNCs लोग डायरेक्टली किसी को एम्प्लॉय नहीं करेंगे, वो लोग जो पूरे कंट्री के मतलब पूरे फॉर एग्जांपल इंडिया में लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो पूरे इंडिया के मतलब गाँव के लोगों को वो लोग जो इकट्ठा करेंगे, उन लोग से जो मतलब उन लोग घर में ही तुम लोग ये सब प्रोड्यूस करो, जो फुटबॉल हो गया या फिर आपका जो स्पोर्ट्स आइटम या फिर गारमेंट्स वगैरह, ये सब तुम लोग अपने घर में प्रोड्यूस करो। फिर उसके बाद जो ये सब हमें सप्लाई दे देना, इसे जो हम लोग अपने ब्रांड के नाम पे पूरे वर्ल्ड में बेचेंगे। इसका भी एक एग्जांपल हो सकता है जो आपके गारमेंट्स, फुटवेयर, ये सब जो है मतलब इससे से क्या हो रहा है कि लोग देखिए MNCs का तो बहुत ज़्यादा पावर होता ही है। उससे क्या कह रहे हैं कि लोग जो छोटे मोटे आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर जो छोटे मोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये सब जो है कुछ मतलब उनके बिजनेस स्ट्रैटेजीज होते हैं। सो आगे का चैप्टर जो है मतलब अलग एक वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।